इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और ये दूसरी क्लास। हमने पहली क्लास में आपको बताया, अर्थशास्त्र के बारे में बताया कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों किया जाता है। इसके बाद में हमने आपको ये बताया कि अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं, अर्थशास्त्र के अध्ययन के जो बिंदु हैं, आर्थिक विश्लेषण की जो शाखाएं हैं, उसको दो भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और इसका दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद में हम आपको थोड़ा रिकेप बता देते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग रेगनर फ्रिश ने किया था। और कब किया था? सन 1933 में। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिश। और कब किया था? सन 1933 में किया था। ये चीज़ आपको नोट करनी है, नोटिस करना है, याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो आपको बताना है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग रेगनर फ्रिश ने किया था और सन 1933 में किया था। यस। अब देखो, परीक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो एक एक नंबर के जो प्रश्न हैं, इसमें से ज़्यादातर बनने की चांसेज हैं। अभी हम इसमें तुलना भी करेंगे, तो तुलना के माध्यम से आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें से कौन सा क्या प्रश्न बनेगा। और इसका अंतर भी कम 4 नंबर का प्रश्न बनता है अंतर का, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी एक प्रश्न बना हुआ है और आया हुआ भी है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। और ज़्यादातर इसी में से प्रश्न बनता है। एक नंबर का पहला जो चैप्टर आपका, ज़्यादातर इसी में से आपके प्रश्न बनते हैं, प्रश्न क्यूटअप होते हैं। और ये प्रश्न आया हुआ भी है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको 1 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, ये 2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है और 4 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। 4 नंबर में आपको लिमिटेशन दे सकता है कि मतलब 4 अंतर कीजिए या 6 अंतर कीजिए। 2 नंबर में ये 2 भी पूछ सकता है, 1 भी पूछ सकता है। तो आपको देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में हम अंतर स्पष्ट कर रहे हैं और ये अंतर आपको आसानी से याद हो जाएगा। इस व्यष्टि अर्थशास्त्र को आप याद कर लो, समष्टि अर्थशास्त्र स्वतः ही क्लियर हो जाएगा। यस। तो हम बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो सबसे पहले आपको बताना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग रेगनर फ्रिश ने किया था और सन 1933 में किया था। ये तो हो गई इसकी जानकारी। इसके बाद में बताना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में, पहला अंतर देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र को आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो, इस चीज़ को आसानी से लिख सकते हो। मैं बता रहा हूँ, व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हो माइक्रो, और अंग्रेजी में भी लिख सकते हो। मैं आपको हिंदी में लिख देता हूँ माइक्रो, आप हिंदी में भी लिख सकते हो और अंग्रेजी में भी लिख सकते हो। यस। व्यष्टि अर्थशास्त्र, पहला अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो, स्पेलिंग है इसकी MICRO, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जबकि आ जाओ इसमें समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में मैक्रो, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मीनिंग बता रहे हैं हम इसकी MACRO। और इसमें देखो, नोटिस करो आप, इसमें है माइक्रो MICRO और इसमें है मैक्रो MACRO। यानी डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? इसमें MI है तो I की जगह यहाँ हटा के आपको A करना और करना कुछ नहीं है। ठीक है, माइक्रो मैक्रो, ये पहला अंतर हुआ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। यस। दूसरा अंतर आ जाइए, आइए। व्यष्टि शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से हुई है। स्पेलिंग है इसकी, मीनिंग है इसकी MIKROS। हिंदी में भी लिख सकते हो माइक्रोस और मीनिंग में भी लिख सकते हो इसको। यस। इस शब्द की उत्पत्ति, व्यष्टि शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से हुई है। जबकि समष्टि में आ जाओ, समष्टि शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, वही इसमें भी ग्रीक भाषा और इसमें भी ग्रीक भाषा। समष्टि शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैक्रोस
शब्द से हुई है, MAKROS, इसमें था MIKROS। नोट करना, एक बार ध्यान देना। उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोस, MIKROS, जबकि इसकी भी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के मैक्रोस, MAKROS शब्द से हुई है। यस, इसके बाद में व्यष्टि अर्थशास्त्र, तीसरा अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अर्थ होता है छोटा, सूक्ष्म या लघु। आप तीनों में से कोई भी शब्द बता सकते हो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ छोटा, सूक्ष्म या लघु होता है। इसके बाद में जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बड़ा, व्यापक या वृहद होता है। यस, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ छोटा होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बड़ा या व्यापक से होता है। अब इसके बाद में व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन किया जाता है, चौथा अंतर देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और इन व्यक्तिगत इकाइयों में भी फर्म, परिवार आदि का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि परिवार या कीमत का अध्ययन कौन से अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, तो आपको बताना है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कीमत को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। यस, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन किया जाता है वो व्यक्तिगत इकाइयों का, और इन व्यक्तिगत इकाइयों में भी फर्म, परिवार, कीमत आदि को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। जबकि इसमें आ जाओ, समष्टि अर्थशास्त्र में जो अध्ययन किया जाता है वो है संपूर्ण इकाइयों से संबंधित समूहों का, यानी इसमें एक व्यक्तिगत इकाई का और इसमें व्यक्तिगत इकाइयों के समूह का, संपूर्ण इकाइयों से संबंधित समूहों का। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आ जाइएगा आप, इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है व्यक्तिगत इकाइयों का। व्यक्तिगत इकाइयों में जैसे फर्म है, परिवार है आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, मैं अंतर बता रहा हूँ, इसमें बता सकते हो व्यक्तिगत इकाइयों के समूह का, या आप ऐसे भी बता सकते हो संपूर्ण इकाइयों से संबंधित समूहों का। जैसे राष्ट्रीय आय है, समग्र मांग, समग्र पूर्ति आदि का अध्ययन किया जाता है। यस, अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन कौन से अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, तो आपको नोटिस करना है कि सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन सिर्फ और सिर्फ समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जबकि कीमत का अध्ययन कौन से अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, कीमत का अध्ययन सिर्फ और सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है कि सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, जबकि कीमत का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब इसके बाद में अगला अंतर हम लेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो विकास हुआ वो सन 1930 में हुआ। व्यष्टि अर्थशास्त्र का विकास कब हुआ? 1930 में हुआ, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का विकास सन 1936 में हुआ। व्यष्टि अर्थशास्त्र का विकास कब हुआ? सन 1930 में, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का विकास सन 1936 में हुआ। इसके बाद में अगला अंतर है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो जन्मदाता हैं वो एडम स्मिथ को माना गया है। आप जरूर याद रखें इसको कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता और इसके जन्मदाता हैं एडम स्मिथ। अब थोड़ी एडम स्मिथ की चर्चा करेंगे हम। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, और ये प्रश्न भी कई बार बन चुका है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक का नाम बताइए, और ये प्रश्न आया हुआ भी है, कई बार आ गया। इसलिए आपको याद रखना है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो जन्मदाता हैं उनके जन्मदाता भी कौन है? एडम स्मिथ को माना गया। यस, व्यष्टि अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ। और अगर प्रश्न पूछे कि एडम स्मिथ कौन है, तो आपको बताना है कि जो एडम स्मिथ हैं वो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। या आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ है। अब देखो, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है?
1776 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है राष्ट्रों के धन का स्वरूप तथा आर्थिक कारणों की खोज। यस, दोबारा बता रहे हैं, एडम स्मिथ की प्रकाशित पुस्तक सन 1776 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, राष्ट्रों के धन का स्वरूप तथा आर्थिक कारणों की खोज। आप लिख लीजिएगा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ की प्रकाशित पुस्तक कि इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 1776 में एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है राष्ट्रों के धन का स्वरूप तथा आर्थिक कारणों की खोज। कब प्रकाशित हुई? सन 1776 में प्रकाशित हुई। इसलिए एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आप इसकी अंग्रेजी में भी बता सकते हो कि राष्ट्रों के धन का स्वरूप तथा आर्थिक कारणों की खोज, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशंस। पूरा याद ना करके आप ये भी लिख सकते हो, वेल्थ ऑफ नेशंस, WEALTH, वेल्थ ऑफ नेशंस, NASTIONS। यस, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशंस। आप इतनी याद ना करके सिर्फ और सिर्फ ये बता सकते हो, वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित हुई? सन 1776 में प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक के जो राइटर हैं, पुस्तक के जो लेखक हैं, उसका नाम है राष्ट्रों के धन का स्वरूप तथा आर्थिक कारणों की खोज। और ये पुस्तक किसने प्रकाशित की? ये पुस्तक एडम स्मिथ के द्वारा प्रकाशित की गई थी। यस, आगे चलते हैं। इसी में व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो जन्मदाता है वो एडम स्मिथ को माना गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो विकास हुआ वो सन 1930 में हुआ। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है। यह आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की प्रकाशित पुस्तक राष्ट्रों के धन का स्वरूप तथा आर्थिक कारणों की खोज। और ये कब प्रकाशित हुई? सन 1776 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। अगर अंग्रेजी में बात करें हम इस पुस्तक की, तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशंस। आप हिंदी में बता सकते हो, वेल्थ ऑफ नेशंस। इसके बाद में चर्चा करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का विकास। समष्टि अर्थशास्त्र का विकास सन 1936 में हुआ। व्यष्टि अर्थशास्त्र का विकास कब? 1930 में। समष्टि अर्थशास्त्र का विकास कब? 1936 में। और इसके जो जनक हैं वो जॉन मेनार्ड किन्स, J.M. किन्स को माना गया है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक हैं J.M. किन्स। और इनकी प्रकाशित पुस्तक, तो प्रकाशित पुस्तक का नाम याद रखिएगा आप, कई बार पूछ चुका है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। हिंदी में है रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। देखिएगा दोबारा, समष्टि अर्थशास्त्र का विकास सन 1930 में। और समष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो हैं J.M. किन्स। इनकी पुस्तक का नाम, प्रकाशित पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। हिंदी में आप बताओगे रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। इसके बाद में इस पुस्तक का मुख्य रीजन ये था कि सन 1929 से 1933 के बीच एक आर्थिक महामंदी का दौर आया था। और इस आर्थिक महामंदी से निजात पाने के लिए सन 1936 में प्रोफेसर J.M. किन्स ने पुस्तक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, जिसके कारण समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का विकास हुआ था। इसके बाद में अगले अंतर की चर्चा करें, हम आपको अंतर बता रहे हैं और इन्हीं में से एक एक नंबर का प्रश्न बनता है या दो दो नंबर के प्रश्न बनते हैं। और काफ़ी बार प्रश्न बन चुके हैं एक एक नंबर के, क्योंकि आपके पहले पार्ट में से जो प्रश्न बनेंगे वो 4 प्रश्न बनेंगे, एक एक नंबर के 3 प्रश्न बनेंगे, जबकि एक 2 नंबर का प्रश्न बनता है। इसलिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ज़्यादातर प्रश्न इसी में से बनते हैं। अंतर भी पूछ सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, और काफ़ी बार पूछ भी चुका है और हम आपको अंतर ही बता रहे हैं।
व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अन्य नाम है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अन्य नाम कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यस, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अन्य नाम कीमत सिद्धांत, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अन्य नाम है सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत। सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत। यस, अब इसके बाद में हम आपको दोबारा बता रहे हैं, फिर इस ध्यान से सुनना और इसको याद करना है, समझना है इसको। फिर इसके बाद में हम आपसे 5 क्वेश्चन देंगे और वो 5 क्वेश्चन आपको क्यूटअप करने हैं, आपको बताने हैं। मैं वापस इसका दोबारा रिकेप बता रहा हूँ। आपको बताना है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के जो बिंदु हैं, अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं, आर्थिक विश्लेषण की जो विधियां हैं, वो 2 हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। प्रश्न बनने वाला देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आपको बताना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग रेगनर फ्रिश ने किया। कब किया? सन 1933 में किया। इसके बाद में आपको बताना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में MICRO माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसमें माइक्रो, इसमें मैक्रो, MACRO। व्यष्टि शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से हुई है। व्यष्टि शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोस, आप हिंदी में भी याद रखिएगा, माइक्रोस शब्द से हुई है, जबकि समष्टि शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा के मैक्रोस शब्द से हुई है, यानी मैक्रो मैक्रोस, माइक्रो माइक्रोस, ओके, माइक्रो माइक्रोस, मैक्रो मैक्रोस। इसके बाद में आपको बताना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ छोटा होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बड़ा या व्यापक होता है। अब इसी में हम चर्चा करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत इकाइयों में भी जैसे फर्म है, परिवार है और कीमत को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वो देखो संपूर्ण इकाइयों से संबंधित समूहों का, आपको ये याद रखना है, समूहों का इसमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर कोई पूछे कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा समग्र मांग है, समग्र पूर्ति है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम। इसके अलावा जो प्रश्न बनता है वो है, देखिएगा भाई, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन कौन से अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो आपको बताना है कि सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसी में प्रश्न बनने का, व्यष्टि अर्थशास्त्र में भाई कीमत का अध्ययन कौन से अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो आपको बताना है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद में व्यष्टि अर्थशास्त्र का विकास, अगला अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का विकास सन 1930 में हुआ, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का विकास सन 1936 में हुआ। विकास 1930 में और इसका समष्टि का विकास 1936 में। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो जन्मदाता है वो एडम स्मिथ को माना गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो जन्मदाता हैं वो किसको माना गया है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक है। इनकी एक प्रकाशित पुस्तक, और वो प्रकाशित हुई थी सन 1776 में, और इनकी पुस्तक का नाम है राष्ट्रों के धन का स्वरूप तथा आर्थिक कारणों की खोज। राष्ट्रों के धन का स्वरूप तथा आर्थिक कारणों की खोज। आप अंग्रेजी में भी इसमें बता सकते हो, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशंस। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज वेल्थ ऑफ नेशंस। आप शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हो, वेल्थ ऑफ नेशंस। पुस्तक के जो राइटर हैं वो हैं एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ कौन है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। इसके बाद में देखिएगा, व्यष्टि का विकास 1930 में, समष्टि का विकास 1936 में। इसके जन्मदाता एडम स्मिथ, और समष्टि अर्थशास्त्र के जनक देखिएगा J.M. किन्स। प्रश्न बन सकता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक का नाम बताइए, तो आपको बताना है कि समष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो J.M. किन्स हैं, जॉन मेनार्ड किन्स। अब
जेम्किंस को ही समष्टि अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि सन 1936 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। हिंदी में नाम है इसका रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। दोबारा बता रहे हैं, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। हिंदी में है रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। इसके तहत समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का विकास हुआ था। अगला अंतर हम देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अन्य नाम कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अन्य नाम है वो है कीमत सिद्धांत, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का जो अन्य नाम है वो है सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत। प्रश्न बन सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है, या अन्य दूसरा नाम बताइए। तो आपको बताना है कीमत सिद्धांत। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूछे कि समष्टि अर्थशास्त्र को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है या किस नाम से संबोधित किया जाता है, या दूसरा नाम बताइए, तो आपको बताना है सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत। सामान्य आय व रोजगार का सिद्धांत, यस, ये हमने बताया अर्थशास्त्र का इंट्रोड्यूस करवाया है। इसमें हमने बताया है कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र की जो शाखाएं होती है, आर्थिक विश्लेषण की जो शाखाएं होती है उसके बारे में बताया। फिर इसके बाद में हमने बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताया। फिर इन दोनों के बारे में बताने के बाद में इनमें अंतर स्पष्ट किया है और ये अंतर आपको याद करना है। अब परीक्षा की दृष्टि से मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूँ। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अपनी कॉपी में राइट करना है और वो प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न आप याद लिख लीजिएगा और आपको लिखो नहीं तो मतलब अपने दिमाग में इसको याद रखिएगा। पहला प्रश्न आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसने किया था? पहला प्रश्न नोट कीजिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसने किया था? दूसरा प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोबारा बता रहे हैं, दूसरा प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? और तीसरा प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक का नाम व उनकी प्रकाशित पुस्तक का नाम लिखिए। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक व उनकी प्रकाशित पुस्तक का नाम लिखिए। ये 3 प्रश्न। इसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र का विकास कब हुआ व किसने किया? चौथा प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र का विकास किसने व कब किया? और अगला लास्ट प्रश्न है आपका, समष्टि शब्द का अध्ययन किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? या इस प्रश्न को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन कौन से अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो ये 5 प्रश्न हमने आपको दिए हैं, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, लर्न करना है। उम्मीद नहीं, आशा करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ा है, देखा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।